पढ़ा था वो ऑक्सोक्रोम के बारे में पढ़ा था। किस बारे में पढ़ा था? ऑक्सोक्रोम के बारे में। मैंने ऑक्सोक्रोम में आपको ये बताया था कि ऑक्सोक्रोम क्या है? एक सैचुरेटेड ग्रुप है, सैचुरेटेड ऑक्सिलरी है। ठीक है, ऑक्सिलरी है जिसके लगने पे क्या होता है? जिसके लगने पे क्या होगा? एक बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, जिसके लगने पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। अच्छा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, ये लगेगा किस पे? ये लगेगा क्रोमोफोर पे। ठीक है, ये लगेगा क्रोमोफोर पे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने एग्जांपल लिया बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का। अच्छा, यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। अच्छा, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार ऑर्बिटल है। यहाँ पे ट्रांजिशन क्या होनी है? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। लैम्डा मैक्स जो होता है यहाँ पे वो आता है 254 नैनोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, अब इस पे ऑक्सोक्रोम लगाता हूँ, ग्रुप्स लगाता हूँ और देखना क्या इफेक्ट होगा। मान लो मैंने इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगाने से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 262 नैनोमीटर हो जाएगी। ठीक है, OH ग्रुप के लगाने से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 270 नैनोमीटर हो जाएगी। और NH2 के लगाने से NH2 के लगाने से इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 नैनोमीटर हो जाएगी। तो आप ऑक्सोक्रोम का इफेक्ट देख रहे हो। जैसे जैसे मैं ऑक्सोक्रोम लगा रहा हूँ, देखो ऑक्सोक्रोम लगाने पे क्या हो रहा है? 254 से वैल्यू बढ़ती जा रही है, लैम्डा मैक्स जो हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और यही ऑक्सोक्रोम का इफेक्ट होता है, यही ऑक्सोक्रोम का इफेक्ट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं अब चलूंगा इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन पे। ठीक है, आपका इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन के बारे में। कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार है, जो मैंने ये पहला इथेन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार है, जो मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है किसका? ब्यूटा 13 डाइन का, ब्यूटा 13 डाइन का जो एग्जांपल लिया है। अच्छा, लैम्डा मैक्स अगर देखता हूं तो इसकी लैम्डा मैक्स 185 नैनोमीटर के अप्रोक्स रहती है। और जैसे ही ये एक डबल बॉन्ड और लगाया, इस डबल बॉन्ड की खासियत ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कंजुगेशन में है। या फिर मैं यूं कह दूं, जैसे ही एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में और लगाया, ये लैम्डा मैक्स जो अप्रोक्सीमेटली होती है वो 1010 को पार कर जाती है। अप्रोक्सीमेटली 214 नैनोमीटर के अप्रोक्स आती है। ठीक है, अब आप देख लो कंजुगेशन का कितना इफेक्ट है। कंजुगेशन से क्या हुआ? कंजुगेशन से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई। कंजुगेशन से क्या होगा है? कंजुगेशन से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जब भी बढ़ती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जब भी बढ़ती है उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, आपने इथीन लिया, आपने इथीन लिया। देखो अगर इस फ्रेगमेंट को कंसीडर करूं तो ये भी इथीन है, इसकी वैल्यू कितनी थी? 185। और जैसे ही इस इथीन में एक हाइड्रोजन हटा के, देखो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के एक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में और लगा दिया, तो वहां पे होगी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ध्यान रखने के लिए इस वैल्यू को देख सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या होता है कंजुगेशन में जो लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। भाई आपने कंजुगेशन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, जब कंजुगेशन ले आए तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ, लैम्डा मैक्स क्यों बढ़ गया? इसकी बात करते हैं। देखो मैं इसको क्लियर करता हूं, देखना। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। ठीक है, इधर भी लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले मैं इसे ऐसे लिख लूं CH2 CH
2 और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो मैं ऐसा कहता हूं देखो ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके, पी ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। तो देखो मैं क्या कहता हूं, ये एक CH2 का पी ऑर्बिटल और ये दूसरे CH2 का पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कहूंगा, पी ऑर्बिटल। ठीक है, इन दोनों पी ऑर्बिटल ने जब ओवरलैप किया तो आपके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। थोड़ा सा उनको ज्यादा गैप के साथ दिखाऊंगा, देखो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बने। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम आप पाई रखते हो, दूसरा का नाम पाई स्टार रखते हो, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे इनको आपने कहाँ फिल करके दिखा दिया, यहाँ फिल करके दिखा दिया। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ, ऐसे ही एक और CH2 यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। देखना फिर से सेम बात कहूंगा, बिल्कुल सेम बात कहूंगा। क्या कहूंगा कि एक कार्बन का p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन का भी एक p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैप करके एक पाई स्टार ऑर्बिटल बनाएंगे और एक पाई ऑर्बिटल बनाएंगे। ये दोनों ओवरलैप करके एक पाई स्टार ऑर्बिटल बनाएंगे और एक पाई ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें पाई ऑर्बिटल में मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखाए। ये तो केस लिया मैंने इथीन का, दोनों सिमिलर केस है। अब मैं क्या करता हूं, इस इथीन को मैं जोड़ देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इथीन को जोड़ दे रहा हूं। देखना एक बार जोड़ूंगा कैसे, मैं इसको जोड़ता ऐसे हूं। देखो मैं इसको लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक एक हाइड्रोजन लगा हटाया और इनको जोड़ दिया। एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये था। अब जोड़ने पे देखो क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा आप समझ सकते हो। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे एक बात समझना, एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। और जब कंजुगेशन होगा ना, जब कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, ये एक पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इस पाई ऑर्बिटल से, ये पाई स्टार ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इस पाई स्टार ऑर्बिटल से, यानी ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। और अल्टीमेटली आप कैसे दिखाओगे इसको, आप इसको अल्टीमेटली ऐसे दिखाओगे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दिखाई ऊपर और यहाँ पे दिखाई ऐसे नीचे, पूरे ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अच्छा ये ओवरलैप करके मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दो मैंने फ्रेगमेंट लिए थे, ये CH2 और ये CH2। ठीक है, इनके जो पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल थे इनका ओवरलैप दिखाऊंगा मैं। इनका ओवरलैप, ओवरलैप कैसे समझोगे, देखो मैंने यहाँ पे कहा था पाई और पाई का ओवरलैप होना है। कौन से पाई का, ये देखो ये रहा पाई, ये रहा पाई ऑर्बिटल, ये रहा पाई ऑर्बिटल, इन दोनों का ओवरलैप होना है। अच्छा पाई और पाई स्टार का ओवरलैप होना है। कौन से पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, देखो ये रहा पाई स्टार और ये रहा पाई स्टार। तो जब इसका एमओटी बनाओगे ना, इसका एमओटी बनाना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, इन दोनों पाई स्टार को ओवरलैप करवा दो, इन दोनों पाई स्टार को ओवरलैप करा दो। ठीक है, ये मैंने इन दोनों पाई स्टार को ओवरलैप करवाया, ये मैंने इन दोनों पाई स्टार को ओवरलैप करवाया। ठीक है, अच्छा इन दोनों पाई ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दो, ये मैं दोनों पाई ऑर्बिटल को ओवरलैप कराता हूं। ये मैंने ये दोनों पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करा दिए। ठीक है, ये दोनों पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करा दिए। अब इस टोटल सिस्टम में देखो, इस ब्यूटाडाइन वाले सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, चार पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इन एमओटी में इन चार पाई इलेक्ट्रॉन को भरो। नंबर अगर करेंगे तो इसको कहेंगे पाई 1, इसको पाई 2, इसको पाई 3, इसको पाई 4,
और क्योंकि पाई 3 और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बने हैं, इनको मैं स्टार पाई स्टार ऑर्बिटल कहूंगा। ठीक है, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे टोटल इस सिस्टम में, 4 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी भी बच्चे को इस एमओटी के बनने में डाउट हो तो? नो सर। नहीं है? आगे चलूं? यस सर। ये एमओटी यस बना सर। दिया, ये एमओटी बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसके आगे देखना। अब मुझे एक चीज बताना, देखो जब ये इथीन था, इथीन था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे करा रहे थे आप? इस पाई ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा दिया पाई स्टार में। इस एनर्जी को मैं कहता हूं E1। ठीक है, ठीक है, इस एनर्जी को कहता हूं E1। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको कहूंगा होमो, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको कहूंगा ल्यूमो। होमो ल्यूमो का नाम दे देता हूं, और होमो ल्यूमो का नाम भी नहीं देते तो सिर्फ इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है? पाई ऑर्बिटल से। कहां जा रहा है? पाई स्टार ऑर्बिटल में, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है? E1 है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ब्यूटाडाइन सिस्टम वाले में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इस पाई, होमो कौन सा हो गया? ये होमो हो गया। इस पाई 2 से ट्रांजिशन होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कहां से ट्रांजिशन होगा? इस होमो से। कहां ट्रांजिशन होगा? इस ल्यूमो में, ल्यूमो में। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस एनर्जी को E2 मानूं तो किस में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है? मेरे हिसाब से देखने पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि E1 ज्यादा है। E1 ज्यादा है, ठीक है। E1 ज्यादा है तो E1 ज्यादा है तो क्या होगा? अब मुझे बताना, अगर E1 ज्यादा है तो आपने पढ़ाया हुआ है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्यों? E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। अगर E1 ज्यादा है तो लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा 1। और अगर E2 ज्यादा है, E2 कम है तो लैम्डा 2 ज्यादा हो जाएगा। यानी इस E2 के केस में, भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, सारे अपने आप को म्यूट रखो एक बार। इस E2 के केस में क्या होगा? लैम्डा 2 जो है वो ज्यादा आ गया। इस E1 के केस में जो लैम्डा 1 है वो क्या आ गया? कम आ गया। और क्या मैंने अभी जब थ्योरेटिकल वैल्यूज आपको बताई थी तब यही कहा था कि इसका जो लैम्डा होता है ये 185 के करीब आता है, और इसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो 214 के अप्रोक्स आता है। समझ सकते हो आप, देख सकते हो आप। अच्छा, तो कंजुगेशन से क्या हुआ? कंजुगेशन से इस होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कम हो गया। कंजुगेशन से इस होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कम हो गया। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कम चाहिएगी, कम एनर्जी चाहिएगी। मैं यहां लिख देता हूं, कम एनर्जी चाहिए, चाहिए किसके लिए? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। और एनर्जी कम चाहेगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। इस बात को आप इजीली समझ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। देखना, ये तो हुआ इथीन के केस में बात। इथीन से, जब हमने इथीन से किसका एमओटी लिया? इसका, ब्यूटाडाइन का। अभी तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड कितने थे? यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने? एक। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं? दो। अब मैं आगे चलूंगा, जब डबल बॉन्ड कंजुगेशन में 3 लेके आऊंगा। देखना, मैं ऐसा कहता हूं, जब आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया तो एक पाई था, एक पाई स्टार था। ठीक है, टोटल ऑर्बिटल एमओटी में कितने बना रहे थे आप? 2। एक पाई, एक एक पाई, एक पाई स्टार। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने ये इन दोनों के बीच का, मैं थोड़ा सा इसको पास दिखाऊंगा पाई वाले को। ठीक है, यहाँ दिखाऊं,
पाई। इन दोनों के बीच का गैप आपने कहा A1। जब आपने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटा 1 डाइन ले लिया, तो एक पाई यहाँ था, एक पाई स्टार यहाँ था, एक पाई यहाँ था, एक पाई स्टार यहाँ था। और जब पाई का पाई से, पाई स्टार से ओवरलैप हुआ, तो टोटल ऑर्बिटल कितने आए? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए, जिनको आपने नाम दिया पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। इनके बीच का गैप यहाँ, इनके बीच का गैप कितना हो गया? E2 हो गया। और अब आप देख सकते हो E2 E1 से कम है, E2 E1 से कम है। तीसरा केस ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखना, एक पाई यहाँ, पाई स्टार यहाँ, एक पाई यहाँ, पाई स्टार यहाँ, एक पाई यहाँ, पाई स्टार यहाँ। तो जब ये 3 पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब ये 3 पाई स्टार ओवरलैप करेंगे तो फिर से 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पाई वाले बनेंगे, यहाँ पाई स्टार वाले बनेंगे, और टोटल मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनको अगर मैं बना के यहाँ पे दिखाऊं तो देखना, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5, पाई 6, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5 और पाई 6, ठीक है। अच्छा, पाई के ओवरलैप से नीचे के 3 बने, पाई स्टार वाले ओवरलैप से ऊपर के 3 बने। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जहां आप फिल करोगे वो पाई वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें पाई के? 2 पाई ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई ये, 6 इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ पे। 2 2 4 2 6। अब होमो ये हो गया, ल्यूमो ये हो गया। जो ट्रांजिशन होगा वो मैं ये कहता हूँ होमो से ल्यूमो होगा, इसको मैं E3 कहता हूँ। और अब आपको इजीली समझ आ सकता है कि E1 का गैप ज्यादा है E2 से, E2 का गैप ज्यादा है E3 से, यानी ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ E3 में कम एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कम लगेगी तो E3 के केस में वेवलेंथ ज्यादा, E2 के केस में और कम, E1 के केस में सबसे कम, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आप कह रहे थे ये 185 के करीब आ रहा था, 185 नैनोमीटर, इसको आपने 214 नैनोमीटर कहा, तो इसको आप कितना कह दोगे? इसको आप 244 नैनोमीटर कह दोगे। बात वेवलेंथ का बढ़ने का फायदा क्या है? वेवलेंथ का बढ़ने का फायदा ये है कि जितने ज्यादा, मान लो यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड थे कंजुगेशन में, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड थे कंजुगेशन में। अब ऐसा कोई केस ले आऊं जो 10 डबल बॉन्ड आ जाए कंजुगेशन में, 10 डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में आ गए, तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जो वेवलेंथ की वैल्यू है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ये इस 400 वाले बैरियर को पार कर जाएगी? और 400 वाले बैरियर को पार कर जाएगी तो विजिबल रीजन में चली जाएगी, और जैसे ही विजिबल रीजन में जाएगी आपको कलर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही विजिबल रीजन में जाएगी आपको कलर शो होना शुरू हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंजुगेशन हो रही है, जैसे जैसे कंजुगेशन हो रही है वैसे वैसे होमोल्यूमो का गैप घट रहा है। जैसे जैसे होमोल्यूमो का गैप घट रहा है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। और जब बहुत ज्यादा कंजुगेशन हो जाती है तो ये होमोल्यूमो का गैप इतना कम हो जाता है, ये वेवलेंथ का इंक्रीज इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लैम्डा मैक्स है वो किस रीजन में चलना शुरू हो जाती है? 400 से 800 नैनोमीटर, यानी विजिबल रीजन में जाना शुरू हो जाती है। अगर इसका एग्जांपल लूं तो मैं एग्जांपल लूंगा बीटा कैरोटीन का और लाइकोपीन का। टमाटर का लाल कलर और गाजर का लाल कलर, ठीक है। ये किस लिए होता है? बीटा लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन के कारण, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है? इनमें 10 से 11 डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होते हैं,
10 से 11 डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होते हैं और 10 से 11 डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होने के कारण क्या होगा, 10 से 11 डबल बॉन्ड जैसे ही कंजुगेशन में आएंगे वो जो है वेवलेंथ की वैल्यू आपकी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो विजिबल रीजन में चली जाएगी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिफ्ट्स इन यूवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिफ्ट्स इन यूवी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट। देखो कोई भी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है ना, वो किस तरीके का होता है, वो ऐसा होता है, कुछ ऐसे कोई होता है, ठीक है। यहाँ होती है लोग एप्सिलॉन की वैल्यू जिसको आप एब्जॉर्बेंस मान के चलते हो, यहाँ पे होता है लैम्डा मैक्स। शिफ्ट इन यूवी का मतलब है, शिफ्ट इन यूवी का मतलब क्या है, इस ग्राफ का ये जो कर्व आई है ना, इसका मूव होना। और ये कहाँ मूव हो सकती है, या तो राइट डायरेक्शन में जा सकती है या फिर लेफ्ट जा सकती है। हो सकता है ना राइट लेफ्ट हो सकता है, थोड़ी सी आगे कर्व जो है, थोड़ी सी पीछे कर्व हो जाए। अच्छा, ऊपर हो सकती है थोड़ी सी या फिर नीचे हो सकती है, ठीक है। 4 तरीके से ये शिफ्ट हो सकता है। अच्छा अब एक चीज देखना, जब राइट में शिफ्ट हुआ है तो क्या हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, बढ़ी है। और जब लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, इधर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो क्या हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू घटी है, डिक्रीज हुआ है वो। अच्छा अगर ऊपर बात करता हूँ, जब यहाँ ऊपर की साइड गया है, ऊपर की साइड जाएगा तो मैं ऐसा कहता हूँ इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। एप्सिलॉन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, जितनी ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। और कल मैंने बताया था एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ये चारों फैक्टर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए चारों फैक्टर एक दूसरे के, ठीक है। जब ये कर्व ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी और नीचे की तरफ जाएगी तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो इसको कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं, रेड शिफ्ट। और जब वेवलेंथ की वैल्यू घटती है, वेवलेंथ घटती है तो इसे कहते हैं हाइपर हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जब इंटेंसिटी घटती है तो कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये 4 तरह की शिफ्ट होती हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हमें इन 4 तरह की शिफ्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले की बात करता हूं, सबसे पहला बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। एक एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ आएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल लिया कि सी, जब आपने एल्कीन लिया, ठीक है, तो 185 नैनोमीटर था लैम्डा मैक्स। और जैसे ही आपने कंजुगेशन ले ली, कंजुगेशन ले ली तो वेवलेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 214, ठीक है। वुडवर्ड फिशर रूल कराऊंगा तो इनकी वैल्यूज आपको याद कराऊंगा, कुछ एक वैल्यूज होती हैं वो याद रखनी पड़ेंगे हमें। अभी मैं इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, जब 185 से 214 हो गया तो क्या हुआ, लैम्डा बढ़ी, लैम्डा बढ़ा, लैम्डा बढ़ा तो ये शिफ्ट किस तरीके का है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। लैम्डा बढ़ा तो ये शिफ्ट किस तरीके का है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। इस बात को हम इजीली समझ सकते हैं। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब कब हो सकता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट जैसे कंजुगेशन लिया है। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको कहा था एक वो लगा दो, ऑक्सोक्रोम लगा दो यहाँ पे, ओईटी, तो भी लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा।
ये 185 था, तो मान लो ये हो गया 195 नैनोमीटर, लैम्डा मैक्स बढ़ गया। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट कब हो सकता है? जब जैसे कोई कंजुगेशन हो जाए, इसके अलावा कोई ऑक्सोक्रोम लगा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है? जब सोलवेंट पोलैरिटी इंक्रीज की जाती है, इस फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इस फैक्टर के कौन सा? पाई टू पाई स्टार में बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब? सोलवेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने पे इस फैक्टर की बात करेंगे, लेकिन इफेक्ट ऑफ सोलवेंट में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझेंगे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट समझ सकते हो। आ रही है मेरी? आई होप आप सभी को वो ही सारी होगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, देखना दूसरे तरीके की शिफ्ट की बात करता हूँ। दूसरे तरीके की शिफ्ट कौन सी है? ये है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ब्लू शिफ्ट एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक, इनको डिफाइन करो, इनके एग्जांपल्स दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व की जाती है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होने के केस में क्या ऑब्जर्व की जाती है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बुक में क्या लिखा मिलेगा? आप लोगों को बुक में ये लिखा मिलेगा, शिफ्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का मतलब लैम्डा मैक्स, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये लिखा मिलेगा आप लोगों को बुक्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड जो है, इसके जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 295 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 295 नैनोमीटर होती है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई ऑक्सोक्रोम लगाया जाता है, ठीक है, देखो मैं लगाता हूँ HC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे NH2 लगाते ही इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है ना, ये 205 नैनोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस NH2H के बदले NH2 लगाते ही ये वेवलेंथ की वैल्यू क्या हुई? लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट गई है। और इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू को के घटने हुए को ही क्या कहेंगे? ब्लू शिफ्ट कहेंगे या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ये आपको एक एक एग्जांपल इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे ताकि जब एग्जाम में हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी किसी भी अगर दूसरे एग्जाम को, सब्जेक्टिव एग्जाम में एक एक एग्जाम्पल देखना पड़ता है, नहीं तो बाकी तो वो बताता है। ठीक है, मैं तीसरी तरह की शिफ्ट पे चलता हूँ। तीसरे तरह की शिफ्ट जो होती है वो होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अच्छा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब इंटेंसिटी का भी इंक्रीज होना, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ठीक है, ये होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर फिनोल की बात करता हूं, फिनोल में लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 210 नैनोमीटर, और जो एप्सिलॉन आता है ना, एप्सिलॉन से ही तो इंटेंसिटी का पता लगाएंगे। एप्सिलॉन जो होता है वो 6200 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस फिनोल का फिनोलेट बनाता हूँ, जैसे ही इस फिनोल का फिनोलेट बनाता हूँ,
ये लैम्डा मैक्स 235 नैनोमीटर हो जाता है और ये एप्सिलॉन 6200 से बढ़ के 9400 हो जाता है। हमें तो हाइपरक्रोमिक में एप्सिलॉन का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन मैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हाइपर क्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। ये एक एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वैसे दो तरीके के बैंड्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके बाद में करेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी बैंड कहलाता है, प्राइमरी बैंड। एक सेकेंडरी बैंड और होता है, यानी यहाँ पे फिनोल के जो यूवी स्पेक्ट्रा होता है उसमें दो बैंड आते हैं, सेकेंडरी बैंड। उसकी भी एक लैम्डा मैक्स होती है, ठीक है, उसकी भी एक एप्सिलॉन मैक्स होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो सेकेंडरी बैंड होता है फिनोल के केस में उसकी लैम्डा मैक्स 270 नैनोमीटर होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1450 होती है, और फिनोलेट के केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 287 नैनोमीटर होती है, और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 2600 होती है। यहाँ से भी देख सकते हो 1450 था फिनोल वाले का, और जैसे ही फिनोलेट बनाया वैल्यू कितनी होगी, 2600। एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ गई, एप्सिलॉन बढ़ गया, और एप्सिलॉन बढ़ गया तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया, एप्सिलॉन बढ़ गया तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके का एक एग्जांपल हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के लिए। चौथे तरह की शिफ्ट बची है, ठीक है, चौथे तरीके की हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, बुक्स में कैसा लिखे मिलेगा, दिस इफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बेंजोइक एसिड का, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेंजोएट का। बेंजोएट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोएट है। ठीक है, इन दोनों में अगर देखा जाए, इसमें प्राइमरी बैंड जो होता है उसकी कुछ एप्सिलॉन वैल्यू है, इसकी कुछ, इसमें जो प्राइमरी बैंड है उसकी एप्सिलॉन वैल्यू है, मैं इसको एप्सिलॉन 1 कह देता हूँ, इसको एप्सिलॉन 2। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर देखता हूँ तो इसकी 3000 के अप्रोक्स आती है, और इसकी 1600 के अप्रोक्स। लेकिन इन वैल्यूज को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये वैल्यूज कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सीधा ये कहूंगा कि क्या आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और क्योंकि इंटेंसिटी डिक्रीज करनी है तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू एप्सिलॉन 1 से कम होगी। एप्सिलॉन 2 कम हो गया तो क्या हो गया, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, और इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। ठीक है,